हेलो नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र कुमार एक बार फिर से सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखिए, पिछले लेक्चर में अपन ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित काफी सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करी है और आज के इस लेक्चर में अपन उससे आगे जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर अपन ब्रीफ में देखें कि क्या क्या बातें अपन प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1774 में कलकत्ता में इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है और उसके बाद फिर 1800 में मद्रास और 1823 में बॉम्बे में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित होते हैं। और फिर 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत ये जो तीनों सर्वोच्च न्यायालय थे इनको समाप्त कर दिया जाता है और इसी अधिनियम के तहत यहाँ पर हाई कोर्ट स्थापित कर दिए जाते हैं। फिर देखा जाता है कि 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय स्थापित हुआ। संघीय न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाले निर्णयों के विरुद्ध लंदन की प्रिवी काउंसिल में अपील करी जा सकती थी। इस वजह से यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था और यही वजह रही कि 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को जब होती है तो उस समय इसके पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में हरिलाल जे कानिया नियुक्त होते हैं, जो कि संघीय न्यायालय के अंतिम और चौथे मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। फिर अपन ने देखा कि आज इन तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त नहीं हुई है, जबकि बात करें महिला न्यायाधीश की तो अब तक 11 महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में बन चुकी है। फिर अपन ने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय को पहली महिला न्यायाधीश कब मिली, तो जब अपन ने देखा तो पाया कि 1989 में फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनती हैं। और फिर और फिर अपन पाते हैं कि अभी हाल ही में अगस्त 2019 में 3 महिला सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होती हैं और बीवी नागरत्ना के बारे में ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो सकती हैं। ऐसा अज्यूम किया जा रहा है क्योंकि वो 29 अक्टूबर 2027 को रिटायर्ड होने जा रही हैं, तो इस तरह से उनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। फिर अपन ने बात करी थी कि देखिए, कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मुख्यतया 2 क्वालिफिकेशन पर अपन ने बात करी। एक तो वो सर्वोच्च न्यायालय वह भारत का नागरिक हो और दूसरा या तो किसी हाई कोर्ट में 5 वर्षों से न्यायाधीश हो। 5 वर्षों से किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश नहीं है तो किसी हाई कोर्ट में 10 वर्षों से एडवोकेट के रूप में कार्य कर रहा हो, या फिर ये 2 भी नहीं है तो वह राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। तो इस तरह से 2 क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद अपन ने बात करी कि नियुक्ति प्रक्रिया, कि किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करी जाती है। तो हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से 1993 तक न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती रही। और इस संदर्भ में जो राष्ट्रपति हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे आवश्यक परामर्श किया करते थे। पर फिर क्या हुआ कि ये जो न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया थी इसको चुनौती दी गई, है ना। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसे चुनौती दी गई। फर्स्ट जजेज केस आता है, फिर सेकंड जजेज केस में जो प्रचलित न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है और इसके स्थान पर कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है। कॉलेजियम व्यवस्था स्थापित हो जाती है और कॉलेजियम व्यवस्था में किस तरह से उसके सदस्य, वो सारी बातें अपन कर चुके थे कि कॉलेजियम में भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका अध्यक्ष होगा और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य
तो इस तरह से बातें अपन ने करी और थर्ड जजेस केस तक अपन पहुंचते हैं। अब उसके बाद अपन आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से कॉलेज में जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें भी किस तरह से संशोधन किया गया, किस तरह से उसके स्थान पर एनजेक लाया गया, है ना। तो बात करते हैं वर्ष 2000 में क्या हुआ। वर्ष 2000 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.एस. केयर की अध्यक्षता में संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग के द्वारा ये अनुशंसा करी जाती है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन होना चाहिए। और इस तरह से जे.एस. केयर जे.एस. जे.एस. केयर की अध्यक्षता में आयोग का गठन होता है। इसके द्वारा 2002 में अनुशंसा करी जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एनजेक हो। एनजेक की स्थापना के लिए फिर वर्ष 2012 में वर्ष 2012 में संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन 2014 में 2014 में लोकसभा के भंग हो जाने से ये जो संविधान संशोधन विधेयक है ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद अगर अपन बात करें अगर बात करें तो अगस्त 2014 में फिर से 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है। अगस्त 2014 में 121वां संविधान संशोधन विधेयक 2014 में 121वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और इसके तहत एनजेक की स्थापना होती है। जब यह विधेयक लाया जाता है तो राम जेठमलानी जो कि उस समय सदस्य हुआ करते थे राज्यसभा, उनके द्वारा इसका विरोध किया गया था कि जो एनजेक जो लाया जा रहा है इसका राम जेठमलानी के द्वारा विरोध किया गया। देखिए, एनजेक की स्थापना के लिए 3 नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। इसके लिए 3 अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। कौन कौन से? 124 ए, 124 बी और 124 सी। ये 3 अनुच्छेद एनजेक के लिए संविधान में जोड़े गए। तीनों की अपन बात करने वाले हैं वन बाय वन। अगर 124 ए की बात करें, चलिए अगर अपन बात करें 124 ए, अनुच्छेद 124 ए, तो जो अनुच्छेद 124 ए है इसमें एनजेक की जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है कि एनजेक की संरचना किस तरह से होगी, कौन कौन लोग एनजेक का हिस्सा होंगे। तो 124 ए एनजेक की संरचना के बारे में बताता है। संरचना, एनजेक की संरचना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एनजेक की संरचना किस तरह से कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये होंगे इसके अध्यक्ष।
इनके साथ विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर, विधि मंत्री और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा राष्ट्रपति के द्वारा दो विधि विशेषज्ञ, राष्ट्रपति द्वारा दो विधि विशेषज्ञ, ये एनजेक का हिस्सा होंगे। इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अध्यक्ष, इनके साथ लॉ मिनिस्टर और दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश और दो विधि विशेषज्ञ राष्ट्रपति द्वारा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 124 में। फिर अगर अपन बात करें अनुच्छेद 124 बी की, अनुच्छेद 124 बी, तो अनुच्छेद 124 बी में जो एनजेक के द्वारा जो कार्य किया जाएंगे उन कार्यों का उल्लेख है। एनजेक के द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो एनजेक के कार्यों का जो उल्लेख है वो है आपके अनुच्छेद 124 बी में। फिर अगर अपन बात करें अनुच्छेद 124 सी की, तो देखिए अनुच्छेद 124 सी में इसमें एनजेक की संरचना के संदर्भ में जो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो संसद को दी गई है। एनजेक की संरचना के संदर्भ में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद को दी गई है ना। तो इस तरह से एनजेक के बारे में ये 3 अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए। फिर क्या होता है कि अप्रैल 2015 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मामले में जो एनजेक है, इसे एनजेक के तहत न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसे चुनौती दी जाती है। तो बात करते हैं आगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट लिखें, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन 2015 का जो मामला है, इसमें जो एनजेक प्रक्रिया है इसे चुनौती दी जाती है।
इस प्रक्रिया को यहाँ पर इस तरह से चुनौती दी गई और 16 अक्टूबर को फिर इस संदर्भ में एक संविधान पीठ का गठन किया जाता है और ये जो संविधान पीठ है ये जो एनजेक की जो प्रक्रिया है इसको पूरी तरह से रद्द कर देती है ना। तो ये बात हुई, ठीक है। इस तरह से जो एनजेक की जो न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया है वो इस तरह से उसको पूरी तरह से हटा दिया जाता है। पूरा जो संविधान संशोधन किया गया था एनजे की स्थापना के लिए उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है और फिर जो कॉलेजियम व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उसको बहाल कर दिया जाता है और इसके साथ साथ एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लागू किया जाता है और इस तरह से वर्तमान समय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो कॉलेजियम प्लस एमओपी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कि एक दस्तावेज है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, इसके तहत न्यायाधीशों की वर्तमान में नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक वारंट जारी किया जाता है और उस वारंट के थ्रू यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो इस तरह से जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसके बारे में अपन ने आज देखा। इसके बाद अपन अलग अलग जो अनुच्छेद हैं सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनको भी आगे की जो लेक्चर होगा उसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू।